नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। साथ में आपके शिखा ठाकुर। निकाय का रण, योगी का नो दंगा का प्रण। जी हां, यूपी निकाय चुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है। चुनाव प्रचार चरम पर है। बीजेपी की तरफ से सीएम योगी खुद चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। कल सीएम योगी ने एक के बाद एक राज्य के 3 शहरों का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने शामली में कहा कि आज यूपी में गुंडों की गर्मी शांत हो गई है। आज कोई भी अपराधी माफिया गुंडई करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। योगी ने कहा कि नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में हर जगह सब चंगा। जो माफिया यूपी में गुंडाई करते थे, आज उनके घर में कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं बचा। सीएम योगी ने प्रचार में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया और इसी कड़ी में सीएम योगी ने कहा कि आप अमरोहा की ढोलक बजाओ, हम माफियाओं को बजा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। असद और गुलाम के एनकाउंटर और अशरफ अतीक की हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ ने बार बार दोहराया है कि यूपी में किसी माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। इस बात को समझ लिया जाए। जो आपके पूर्वजों की विरासत थी, आपने ढोलक बजा करके कला को एक नई ऊंचाई दी और हम लोगों ने माफियाओं के ढोलक बजा करके उनको शासन में पहुंचाने का काम किया। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा चलती है। आज कोई किसी उत्सव महोत्सव पे रोक नहीं लगा सकता। एक बार फिर योगी अपने उसी तेवर में नजर आए। सहारनपुर और शामली के दौरे पर पहुंचे योगी ने निकाय चुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शंखनाद तो किया ही, साथ ही योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफियाओं से निपटने के लिए उनकी पुलिस ही काफी है। हमने योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर नागरिक को दिया है। हमने किसी की जाति नहीं देखा, किसी का मत और मजहब नहीं देखा, हमने किसी का चेहरा नहीं देखा। हमने तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के इस मूल मंत्र को जीवन का हिस्सा बना करके हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। योगी लगातार कह रहे हैं कि मायावती की सरकार में 350 दंगे हुए और अखिलेश की सरकार में 750 दंगे, लेकिन 2017 से बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। ये बीजेपी की सरकार में ही हो सकता है, क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने सबसे चर्चित शब्द एक बार फिर दोहराए। योगी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि गर्मी शांत कर दी जाएगी, और देखिए आज उत्तर प्रदेश में हर गुंडे अपराधी की गर्मी शांत हो चुकी है। आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं, गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। अब उपद्रव नहीं, उत्साह हमारी पहचान है। अब माफिया नहीं, महोत्सव हमारी पहचान है। योगी ने कहा कि जब बहन बेटियों को सुरक्षित स्कूल जाते हुए, पढ़ाई करते हुए देखता हूं, व्यापारियों को अपना व्यापार करते हुए देखता हूं, तो लगता है कि सत्ता में आना सार्थक हो गया।
आज किराना में देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, जब हमारा व्यापारी वापस आ गया, व्यापार कर रहा है। कांदला में देख करके मुझे प्रसन्नता होती है, जब वहां पर फिर से रौनक दिखाई दे रही है। माफिया राज को ध्वस्त और कानून व्यवस्था को जबरदस्त करने वाले यूपी के सीएम योगी लगातार माफिया पर एक्शन ले रहे हैं तो विपक्ष पर हमला भी बोल रहे हैं। योगी के निशाने पर सबसे ज्यादा अखिलेश यादव हैं। आंकड़े भी गवाही देते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीते 6 साल में 183 माफिया ढेर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, यूपी में निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां इस चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। सीएम योगी खुद इस चुनाव को लेकर के बेगुल फूंक चुके हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अमित मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर मौजूद, साथ ही शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, आप भी हमारे साथ मौजूद, अभिषेक बाजपेयी, प्रवक्ता सपा के हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और राजेश शर्मा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रही है और अब तो मुद्दा भी है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ चुनाव के प्रचार के दौरान भी कहते नजर आ रहे हैं कि अब यूपी में सब कुछ चंगा है, लेकिन वही जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो लगातार कह रही है कि निकाय चुनाव को लेकर के ये खेल खेला जा रहा है। निश्चित तौर पर शिखा, और सबसे बड़ी बात है जो योगी आदित्यनाथ ने अपना कल का उनका जो भाषण रहा वो आप देखें, पूरी तरीके से उन्होंने राजनीतिक पिच पर वो चुनावी भाषण दे दिया है। और जो मामले थे, यानी सबसे महत्वपूर्ण मामला लॉ एंड ऑर्डर का था और विधानसभा के चुनाव जब हो रहे थे तब भी भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को एक महत्वपूर्ण मामला बनाया था। अब जाकर विपक्ष जो है वहाँ उसको लग रहा है कि सारे ऐसे बड़े मामले तो खिंच रहे हैं, तो फिर स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं वो स्थानीय मुद्दों पर, जो विपक्ष वहाँ कह रहा है कि स्थानीय मुद्दों, जो समस्याएं हैं वहाँ, जैसे आवारा पशुओं की समस्याएं, अखिलेश यादव ने कई बार ट्वीट करके कहा है, नालियों की, सड़कों की, खरंजों की, ये समस्याएं उठाने की कोशिश वो विपक्ष को करना चाहिए। और जाहिर सी बात है, कानून व्यवस्था किसी भी गांव, किसी भी प्रदेश, ब्लॉक, जिला, सबके लिए एक महत्वपूर्ण मसला होता है। और अगर जैसा आप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे हम और आप, कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब बेटियां स्कूल जा रही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार निर्विघ्न होकर कर रहे हैं, तो ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी इसी मसले को लेकर आगे बढ़ेगी। विपक्ष चाहे जो भी ताना बाना इसके इर्द गिर्द बुनता रहे स्थानीय मुद्दों को लेकर, लेकिन पैटर्न सेट हो गया है और उस पैटर्न के आगे ही अब ये स्थानीय निकाय के चुनाव भी जाएंगे। शरद त्रिवेदी, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शरद जी, जिस तरीके से सपा की तरफ से आपको लेकर के आरोप लगाए जाते रहे हैं, बीजेपी पार्टी को लेकर के आरोप लगाए जाते रहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा और वो गाना भी हमने सुना कि बेरोजगारी के मुद्दों को हटाने के लिए आप इस तरीके से एनकाउंटर्स करवा रहे हैं। ये गंभीर आरोप आपकी सरकार पर सपा की तरफ से लगाया गया है, लेकिन निकाय चुनाव भी चूंकि करीब था और कहा यह भी जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज कुछ तो करती, तो फिर बीजेपी की तरफ से ये किया गया है। देखिए, हम लोगों ने कभी नहीं कहा था कि अपराधियों को रोजगार दिया जाएगा। जिस तरह ये लोग अपराधियों को नौकरी दे रहे थे, अपराधियों को सांसद विधायक बना रहे थे, हमने पहले ही तय था कि अपराधियों के साथ कोई संबंध पार्टी नहीं रखेगी। अपराधियों को जहां है वहां निपटाया जाएगा या वो आके कानून की शरण में आ जाए। यही मुद्दा हम लेके चले थे पिछले 8 साल में। आप 9 साल में केंद्र में ये 2 चुनाव हार चुके हैं, राज्य में 2 चुनाव हार चुके हैं। जो पिछली बार निकाय चुनाव में इनके एक भी सीट नहीं आई थी, एक भी मेयर इनका नहीं बना था। तो हालात इनके सबको पता है। जिस तरह का विकास का कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ है, भूतपूर्व सफलता मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं जिनको वेरीफाई किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 13वें पायदान से हम 6ठे पायदान पे आ गए हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में हम लोग 8वें से 3रे पे आ चुके हैं और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो संकल्प लिया है उसमें 33 लाख करोड़ के निवेश के प्रपोजल आ चुके हैं, जिनमें से जो एप्लीकेशन आई थी, निवेश मित्र जो पोर्टल बनाया गया उसमें तकरीबन 83% का निवारण हो चुका है। जो उनकी समस्या थी उनका निवारण हो चुका है। नौकरियों का और उद्योगों का तभी विकास हो सकता है जब अपराध खत्म होगा। उद्योग तब आएगा, व्यापारी तब आएगा जब हमारे अपराध खत्म होगा। और उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले में इंडिया टुडे ने 26 दिसंबर के इशू में बता दिया है कि जो स्टेट ऑफ स्टेट्स में
कि उत्तर प्रदेश इंप्रूव्ड कंडीशन ऑफ स्टेट्स में पहले नंबर पर आ चुका है। दंगे एक नहीं हुए, आतंकी आज आतंकित है, अपराधी और माफिया जो है वो खुद माफी मांग रहा है। तो और उसी वजह से आप देखें कि उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बने हैं, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट यानी यूपी में कुल मिलाकर के काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पर काम हुआ है। इस साल दिसंबर में शिखाजी ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट में 15 दिसंबर तक यानी शरद जी कुल मिलाकर के काम हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में जो अपोजिशन में बैठे हैं उनको नजर नहीं आ रहा, यही कह रहे हैं आप। अभिषेक बाजपेयी सपा के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद। अभिषेक जी, शरद जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं हुआ, यही आपकी पार्टी बार बार कह रही है, लेकिन आम जन वो ये बात नहीं मान रही जो आपकी तरफ से आपके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, लेकिन लोगों का ये मानना नहीं है। देखिए शिखा जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे बड़े भाई शरद जी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। उन्होंने बोला अपराधियों को नौकरी दे रहे थे। ये लगता है कि शरद जी को याद दिलाना चाहिए कि इनके पिछले सत्र की सरकार में शिक्षा मंत्री ने अपने झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके अपने शायद भाई को जो नौकरी दिलवाना चाह रहे थे वो बहुत बड़े अपराधी थे। मुझे तो इनकी आप जो नियत है आप इसी से समझ सकती हैं। दूसरी बात अभी आता है कि आतंकियों के साथ साठगांठ और दुनिया भर की बातें बता रहे थे। अरे कश्मीर में जाकर के पीडीपी के साथ सरकार आपने बनाई थी और आज हमें वचन दे रहे हैं आप। तीसरी बात, अभी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजों पे कही। आपको याद दिला दूं कि अभी आज नगर निगम का निकाय चुनाव पे ही मुद्दा है। मैं इनको याद दिला दूं, ये छोटा सा आज का अमर उजाला का आर्टिकल है, बाकायदा इसमें देख सकते हैं सरकार के पास, उत्तर प्रदेश में सरकार के पास पैसा ही नहीं है, मेयर कैसे सरकार चलाएगा, ये समझने वाली बात है। बाकायदा इसमें दिया गया वो कोड किया गया हुआ है कि 300 करोड़ से अधिक की देनदारी है, चुनावी चक्कर में 13 साल से नहीं बढ़ा गृह कर की दरें। और अभी आपको याद दिला दूं कि बाकायदा गृह करों में आपने देखा कि कैसे करोड़ों की हेराफेरी सामने आई, उसके बारे में भी मुझे लगता है बताना चाहिए था। और अभी इन्होंने जो बात कही हमारे बड़े भाई ने कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बात कही, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा चिन्ह है। जब एक 11 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ और जिसने एक बच्ची को जन्म दिया, जो अपराधी थे छूट करके आए, उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और बच्ची को और घर में आग लगा दी, तो कौन से कानून व्यवस्था की बात करते हैं? दिन दहाड़े बेटी को गोली मार दी जाती है, परीक्षा देकर के लौट रही थी बेटी को गोली मार दी जाती है, कौन से आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं? उदाहरण के तौर पे गिनाना चालू करो तो मुझे लगता है कि शायद 1-1.5 घंटे 2 घंटे का समय कम पड़ जाए। तो शरद जी, यानी हिसाब किताब अभी बहुतों का होना है, लेकिन अभिषेक जी मानना तो ये भी होगा कि लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव आया है। अतीक अहमद के पहले के बयान को आप सुनेंगे तो उसका कहना ये था कि दंगे इसलिए होते हैं, दंगे जब होते हैं इसका मतलब है कि मुसलमान डर नहीं रहे या वो अपराधी डर नहीं रहे और बड़े आराम से बाहर आ रहे हैं। सैयद जवाद साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सैयद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा, बताइए जी। शिखा जी, आपने जो बात कही है इस बात को आप ध्यान दीजिए कि अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो शायद 18 साल के लड़के एसएसपी ऑफिस के सामने से तमंचा लेकर के आगे न बढ़ रहे होते। आपने गोरखपुर की घटना देखी कि कैसे एक व्यापारी को लूट लिया गया, तो कौन सी आप बात करना चाहते? कानून व्यवस्था तो शायद मुझे लगता है कि शायद टीवी पे तो आप ये कह रहे हैं कि सपा की जब सरकार थी तो कानून व्यवस्था अच्छी थी, बेहतर थी, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बेहतर करके रखी हुई थी। हाँ। और बहुत सारी चीजों पे लगाम लगा करके रखा हुआ था। अच्छा, चलिए ठीक है, राजेश शर्मा से इसका जवाब ले लेते हैं। राजेश जी, जिस उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव, चलिए ठीक है, एक और राजेश जी, बाकायदा पेपरों के माध्यम से एम्बुलेंस चला दी गई, उसका पेट्रोल का खर्चा अपनी जेब में रख लिया गया। वाजपेयी जी को एक बात पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कुछ इक्के दुक्के मामले वो बताना चाह रहे हैं। मैं भी ये कहूंगा कि पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है, पर अपराधी के जो डाटा हैं वो कितनी तरह से कमे हैं। जो रेप के आंकड़े इनकी सरकार के टाइम थे, अगर उससे 1/3 हो जाते हैं, जो लूट के, माफियागिरी के, दंगा के, क्रिमिनल एक्टिविटीज के, अपहरण के, फिरौती के, मर्डर के, डकैती के, हर तरीके के मामले में अगर लगातार
लगातार डाउनफॉल है, उसका मतलब उत्तर प्रदेश जो एक अपराधियों का उत्तर प्रदेश था उससे एक उत्तम प्रदेश बन रहा है, जो एक गुंडा राज्य वाला स्टेट था उससे भयमुक्त राज्य बन रहा है, जो एक बीमारू राज्य था उससे एक विकसित राज्य बन रहा है। कृपया सुनिए, मैं आज आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश 17% जीडीपी ग्रोथ से बढ़ रहा है, जो देश में कोई और जगह पे हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश इस तरह से बढ़ेगा। दूसरी चीज है 33 लाख करोड़ का अगर एमओयू होता है तो ये चीजें आप लोगों के कभी सपने में भी नहीं आई थी। उससे 2 करोड़ लोगों का रोजगार मिलेगा, ये भी आपने भी सोचते थे। इन्वेस्टर समिट के लिए कभी मजाक करते हैं, आज दुनिया भर के बिजनेसमैन आ रहे, सिर्फ भारत के नहीं, 16 कंट्री से 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। क्या आपने कभी सपने में भी ये चीज सोचा था? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जीडीपी को जो 270 बिलियन है उसको 1000 बिलियन माने 1 ट्रिलियन पे पहुंचाने के लिए 26% जवाब दे देना उसको। बहुत पॉपुलेटेड देश है ये, तो मेरे ख्याल से 20 करोड़ की जनसंख्या वाला ये देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नेशनल हाईवे बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा और लगातार अगर 2017 से अब तक देखें तो जीडीपी की ग्रोथ है 50%, जो चलिए ठीक है। सैयद जवाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सैयद जी बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। सैयद जी, आपसे सवाल मेरा यही, उत्तर प्रदेश क्या उत्तम प्रदेश बन गया है? लॉ एंड ऑर्डर में जो बदलाव लोग देख पा रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है लॉ एंड ऑर्डर बदल गया? मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे और टीवी के माध्यम से, टीवी के खाली प्रचार और प्रसार के माध्यम से जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम होता ही नहीं है और रोजगार तो इतना है उत्तर प्रदेश में, कोई भी अगर पोस्ट ग्रेजुएट लड़का या लड़की बाहर टहलता होगा तो कुछ दिनों बाद सरकारी गाड़ी आएगी, उसको पकड़ के ले जाएगी और सरकारी नौकरी में जो है नौकरी दे देगी। इस कदर का डेवलपमेंट हो गया। अब रही साहब अपराध की बात और अपराधियों की बात, भारतीय जनता पार्टी जब इस बात को कहती है तो मुझे इतनी हंसी आती है और मतलब बात कहने की ही तो मैं आगे भी कह देता हूँ कि सबसे ज्यादा अपराधियों को टिकट देने वाली कौन सी पार्टी है? नंबर 1 में भारतीय जनता पार्टी को। इनके 100 से अधिक ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर आपराधिक मुकदमे हैं, अलाउ मी टू स्पीक, आपराधिक मुकदमे हैं। 22 से अधिक ऐसे आपके इनके मंत्री हैं जिनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगी हुई हैं। तो वो अगर आप उजागर कर देंगे तो हो सकता है आधा सदन ही खाली हो जाए अगर कार्रवाई करने पाएंगे। तो जितने अपराधी हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लीजिए तो कोई भी आपको अपराधी नजर नहीं आएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। लेकिन जवाब साहब शामिल तो नहीं किया ना अमित? जवाब साहब लेकिन सबसे बड़ी, आप फिनिश कर लें, फिनिश आप बोल लें, आप बोल। अमित साहब बताइए, मैं अभी यहाँ पे बड़ा डेटा और आंकड़े लेके बैठे हुए थे, तो सिर्फ प्रचार प्रसार और टेलीविजन के माध्यम से तो डेवलपमेंट हो गया, लेकिन जमीनी हकीकत की सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश में आज भी आप अगर मर्डर का उत्तर प्रदेश के अंदर है तो आप देखिए आकर के उत्तर प्रदेश में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, आए दिन जो है लूटपाट की घटनाएं हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बहुत से अधिक थानों के अंदर जो है कंप्लेन ही नहीं लिखी जाती है, पुलिस थानों के, बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बात कह रहा हूं मैं। तब जब आप लिखेंगे नहीं, लेकिन एनसीआरबी की डाटा को कोट नहीं करा था आपने। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हैं स्पोक पर्सन, लेकिन उन्होंने एनसीआरबी की डेटा की बात नहीं करी आकर के। तो आप अगर इस तरीके की नजीर पेश करेंगे, और अभी जब मैंने एक चैनल के ऊपर ये बात कही कि अतीक अहमद को आप जिस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, आप इसका निकाय चुनाव के अंदर जो है अपनी पीठ थपथपाएंगे तो बड़ा लोगों ने कहा कि नहीं, इससे चुनाव से क्या मुद्दा है और चुनाव से क्या ताल्लुक है। आप फौरन गए रैली के अंदर और आपने यही मुद्दा उठा दिया, ठीक है। यानी जवाद साहब ठीक है, आपके तर्क जो है वो विपक्ष के और एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप सवाल उठाएं, वो लाजमी है, आपको उठाना भी चाहिए। लेकिन एक प्रश्न तो बनता है जवाद साहब, क्या आपको लगता है कि पहले की जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था थी, और अब की जो व्यवस्था है कानून व्यवस्था, उसमें कुछ सुधार हुआ है? आपके हिसाब से कुछ सुधार हुआ है? देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं अमित मिश्रा जी, और आप जानते होंगे देश जो है वो संविधान पे चलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी संविधान की शपथ लेते। अब आप देखिए कि इससे बड़ा क्राइम मेरी नजर में तो कुछ भी नहीं है कि पुलिस कस्टडी के अंदर कैमरे के सामने, मीडिया के सामने हत्या हो जाती है, और हत्या करने के बाद जिस तरीके की कार्रवाई सामने आ रही है
वो तो बड़ी हास्यास्पद लग रही है और अपनी सरकार पीठ थपथपा रही है। यानी कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, आप यही कहना चाह रहे हैं? कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ? नहीं, आप अगर संवैधानिक तौर पे बात करेंगे तो व्यवस्था के अंदर सुधार तो नहीं हुआ, बिगाड़ ज्यादा हुआ। ठीक है, कोर्ट और अदालत के अंदर फैसला ही नहीं पहुंच पा रहा है, सरकार खुद ही फैसले कर दे रही है। इस देश के अंदर संविधान मौजूद है और आपकी अदालतें मौजूद है, सब कुछ है। चलिए ठीक है सैयद जवाद साहब, कल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था असद का, वो वीडियो शायद आपने देखा नहीं, क्योंकि आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं और सवाल भी गंभीर उठा रहे हैं, तो शरद त्रिवेदी से इसका जवाब ले लेते हैं। शरद जी, आपकी पार्टी कह रही है, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बदल चुका है, माफिया का राज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, नो कर्फ्यू नो दंगा, लेकिन सैयद जवाद साहब कह रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में अपराधियों को सरेआम गोली मार दी जाती है। ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? देखिए, भारत के 2 प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है, एक इजराइल के प्रधानमंत्री इत्ज़ाक राबीन की हत्या हुई है और 4 अमेरिका के राष्ट्रपतियों की हत्या हुई है। लेकिन इन देशों का संविधान को कभी खरोंच नहीं आई। जब गोधरा कांड हुआ, 60 लोगों को जिंदा जला दिया गया, कानून को कोई खरोंच नहीं आई। 5000 सिखों का कत्ल हुआ, कानून बिल्कुल और संविधान में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और आप अब की इस में भी आप देखें, मैं आपके बीच में नहीं बोला था जब्बार साहब, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरे बीच में मत बोलिए। जब्बार साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। शरद जी को सुन तो लीजिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं जी। अब की बार भी जो अभी किस्सा हुआ है, जो उमेश पाल की हत्या हुई है, उसके बाद जो पहला आदमी है जो उसमें शूटर था, जो मारा गया था, उसका नाम था विजय चौधरी। उसने हालांकि अपना नाम उस्मान भी रख लिया था, लेकिन उसका नाम था विजय चौधरी। तो वो इनकाउंटर खाली फेक इनकाउंटर था, क्योंकि एक औपचारिकता है कि जब कोई इनकाउंटर होता तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाता कि फेक इनकाउंटर है। दूसरा इनकाउंटर हुआ था अरबाज का, वो इनकाउंटर हुआ था 7 दिन बाद। तो फेक इनकाउंटर के साथ साथ मसला खत्म हो गई थी। देखिए, मैं आपसे जब्बार साहब, बर्दाश्त कर लीजिए, मुझे मालूम है आपका पक्ष हल्का है, लेकिन हमको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। उसके बाद जब दूसरा या तीसरा इनकाउंटर हुआ असद का झांसी में, तो मानवता खत्म हो गई, फेक इनकाउंटर था और संविधान भी खत्म हो गया। उससे पहले संविधान को कोई खतरा नहीं था। जब अतीक अहमद ने लोगों को की खाल उतार के उनको सड़क पे बैठा दिया था, कोई संविधान को खतरा नहीं था। जब 1979 में उसने पहली हत्या करी थी, संविधान को कोई खतरा नहीं था। जैसे ही हम कार्रवाई शुरू करते, संविधान को खतरा हो जाता। और जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों के खिलाफ है, मैं आपको बता दूं, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, मजाल है कि कहीं उत्तर प्रदेश में खतरा हुआ हो। विजय मिश्रा का इनकाउंटर हुआ, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर पर भी सवाल उठे थे शरद जी। कानपुर में 6 व्यापारियों को दबिश डाली गई है, जिनमें 300 करोड़ बरामद हुआ है, कोई तकलीफ नहीं थी। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमने ओबीसी के लोगों पे कार्रवाई करी, वो ओबीसी के नहीं थे। शरद जी, जवाद साहब, आप दोनों की बात समझ में नहीं आ रही। मैं माफी के साथ मैं दरख्वास्त करूंगी, एक करके बोलिए प्लीज। करते रहिए ताकि दूसरे की बात ना सुनी जाए। अच्छा चलिए ठीक है। अभिषेक वाजपेयी भी है हमारे साथ, सपा के नेता हैं। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, अभी हमारे बड़े भाई संविधान की बात भी कर रहे थे और कानून व्यवस्था के बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने के बारे में की। मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, अगर आप संविधान की बात करते तो मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे संविधान के ऊपर भरोसा तो वैसे भी करते नहीं है। ये कौन सा संविधान में लिखा था कि कोई व्यक्ति के ऊपर अगर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो वो अपने ऊपर से मुकदमे हटवा सकता है, उसके बाद अदालत को संज्ञान लेना पड़ता है, उसके बाद एफिडेविट वगैरह दिया जाता है। ऐसा क्यों? दूसरी चीज, अभी आपने एनकाउंटर पे सवाल उठाया, जो बात आपने कही, कोई व्यक्ति, आपने जब किसी का व्यक्ति का एनकाउंटर किया है तो वो जब गिरता है तो क्या उसके हाथ में पिस्तौल फंसी रहती है? दूसरी चीज, जब कोई अपराधी जब भागता है तो बाकायदा पुलिस के गाइडलाइंस में दिया गया, सबसे पहली जो फायरिंग होती है वो उसके पैर पे होती है, उसके बाद दूसरी अलग अलग जगह पे होती है। तो क्या उसके अकॉर्डिंग आपने किया था? बाकायदा सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा है कि आपने उसको पहले से ही पकड़ के रखा हुआ था और झांसी में जाकर के आपने उसका एनकाउंटर दिखाया। तीसरी बात, अभी आपने कानपुर की बात भी कही। कानपुर में मुझे लगता है कि जो आपने अवैध बिल्डिंग गिरवाई थी, एक 2 महिलाओं की एक घर था, अवैध बता करके उसको गिरवाया था, जो जिंदा जल गए,
जलवा दिया आप लोगों ने, उनके ऊपर SIT जांच बैठी थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, किसका इस्तीफा आपने लिया, किसके ऊपर आपने कार्रवाई के अकॉर्डिंग बुलडोजर चलवाया, क्या किसी के ऊपर आपने चलवाया? किसी के ऊपर आपने नहीं चलवाया। एक तरफ आप लोग नारा देते हैं कि अवैध बिल्डिंग जो है उस पर गिरवाना चाहिए उनको और कोई भी बचाने नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही आपके विधायक अवैध निर्माण को बचाने के लिए आपने क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलवाया? आपने कोई कार्रवाई की? आपने अपने विधायक के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। शरद जी, शरद जी, मुझे लगता है कि आपको अपना मुंह बंद करके अभिषेक जी जो सवाल उठा रहे हैं, शरद त्रिवेदी, एक छोटा सा जवाब आपका इस पर। देखिए, जो बात वो कह रहे हैं, अगर उसमें कोई सत्यता होती तो ये लोग खुद कचहरी जा सकते थे। और हमने जिसपे आप जब अस्पताल जाते हैं, लोग सिर्फ SIT के नाम पे जब आप अस्पताल जाते हैं सबसे पहले ट्रॉमा केसेस का इलाज होता है, सबसे पहले हार्ट अटैक केसेस का इलाज होता है, नजला और जुकाम का इलाज बाद में किया जाता है। सबसे पहले जो सबसे खतरनाक बीमारियां हैं उनका इलाज पहले होता है। तो अभी खतरनाक बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, बाकी सबका इलाज हो जाएगा। चलिए ठीक है, राजेश शर्मा हमारे साथ हैं। राजेश जी, शरद जी कह रहे हैं कि खतरनाक बीमारियों का पहले इलाज करेंगे, बाकी एक एक करके हिसाब करेंगे। देखिए, इलाज सबका हो रहा है, किसी को नहीं पता था कि एक भगवाधारी योगी इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा कि पूरे देश के अंदर में, पूरे प्रदेश के अंदर में एक अलग तरीके की लहर छाएगी। आज सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। अगर मकान मिल रहे हैं, गैस मिल रहा है, अगर राशन मिल रहा है, तो किसी के जाति और धर्म देख करके नहीं हो रहा है। वहीं अगर एनकाउंटर हो रहा है या पकड़े जा रहे हैं या जेल के अंदर में हजारों लोग, 23,000 लोग अगर अरेस्ट करे गए हैं क्रिमिनल, तो वो कोई जाति और मजहब को देख करके नहीं हो रहा है। हाँ, किसी एक मजहब के लोग अगर ज्यादा गुंडाई करते हैं, ज्यादा अपराध करते हैं, तो उनके लोग ज्यादा पकड़े जाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। पर इनके चाल चरण को बताता हूँ, मुख्तार नकवी को बाहर के किसी स्टेट में ले जा करके एक फर्जी केस में बैठा दिया जाता है कि उनके ऊपर केस नहीं लाया जाए। मुख्तार अंसारी है और राजेश जी, मुख्तार अंसारी जी को, सॉरी, सीए और NRC के टाइम पे जो देश भर में जो दंगे हुए वो यूपी के अंदर कहीं कम नहीं हुए। तेलंगाना में जब लोग छोड़ करके जा रहे थे तो मुकीम चाला जी ने जो लोगों को घर से निकालने का बीड़ा उठाया था, उसके ऊपर कभी ये कुछ नहीं कहते थे। तो ये एक जो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी तरह से एक डाउनफॉल आया था। 2007 के पहले माफिया राज्य था आपके टाइम पे, और अच्छा चलिए ठीक है, ठीक। वेलकम बैक, भारत 24 देख रहे हैं आप। तो निकाय चुनाव है और ऐसे में यूपी में तमाम पार्टियां पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से फॉर्म में है। लगातार इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में वाकई बदलाव आया है, जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। हमारे साथ गेस्ट का बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है और अब सबसे पहले आपके पास आते हुए जिस बात का जिक्र यहाँ तमाम पार्टियों के नेता कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव तो आया है। अभी राजेश शर्मा के 2007 का जिक्र कर रहे थे, और अगर अतीक के पूरे केस को भी देख लें तो ये हिसाब किताब कोई 52 दिन में नहीं हुआ, ये हिसाब किताब करने में पूरे 17 साल लग गए। बिल्कुल, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी बनाया था और उसमें बेहतरी करके वो उन्होंने दिखाया भी है। लेकिन ये स्थानीय निकाय के चुनाव हैं और मेरा सवाल शरद जी और वाजपेयी जी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ता हैं बैठे हुए, उनसे साफ होगा कि स्थानीय निकाय के चुनाव में आप लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको लेकर क्या कर रहे हैं? क्या उसका कोई एजेंडा आपके पास है, या सिर्फ ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लगातार विधानसभा में भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, लोकसभा में भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, जब उत्तर प्रदेश के लिए लोकसभा के चुनाव होंगे और उन सीटों पर भी यही बात रहेगी कि कानून व्यवस्था में बड़ा बेहतर सुधार किया गया है, लेकिन वो मुद्दे कहीं गौन नहीं हो जाते जो सड़कों की, नालियों की, पानी की, बिजली की, पार्कों की और तमाम ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको लेकर स्थानीय आदमी बड़ी उम्मीद से सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ देखता है। तो विपक्ष और सरकार बड़े मसलों को तो तुरंत उठा लेते हैं, उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं और उस पर कैसे वोट बटोरे जा सकें वो तमाम चीजें सामने देखने को मिलती हैं, लेकिन वो मसले जो मूलभूत समस्याओं से जो चारों तरफ से घिरे हैं, उन मसलों का क्या? ये दोनों प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टियों का एजेंडा इस पर भी जरा साफ कर दें तो बहुत बेहतर होगा। शरद जी, पहले आप कर ले।
मिश्र जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि अर्थव्यवस्था ऐसी चीज है, ना तो वो एक दिन में ठीक होती, ना एक दिन में खराब होती है। जिस तरह की जर्जर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी, उससे हम लोगों की सरकार अभी दो बार आई है। अभी दूसरी सरकार में भी अभी बीच का हिस्सा भी हम नहीं पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखें कि स्वास्थ्य सेवा जो है वो बेहतर करी गई है। 60 मेडिकल कॉलेजेस ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। 4 एम्स जो है वो उनमें से 2 एम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है। हमारे यहाँ 7 जो है कमिश्नरी बनाई गई हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, क्योंकि वो भी बहुत गंभीर मुद्दा है शहरों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जो बिजली आप देखें कि करीब 1,60,00,000 घरों में बिजली पहुंचा दी गई, जहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। गैस कनेक्शन जो नहीं था वो गैस दी जा रही है। जो जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था जो है, हमारे जितने स्कूल थे उनमें किसी में किताबें नहीं थी, किसी में और सुविधाएं नहीं थी, कंप्यूटर्स नहीं थे, वो दिया जा रहा है, लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं। तो हर तरह हर क्षेत्र में विकास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था हम लोगों को मिली थी उसको सुधारते सुधारते भी अब, क्योंकि पिछले 70 साल में अब सोनिया जी की सास ने कह दिया था कि हम गरीबी हटाएंगे, उन्होंने गरीबों को ही हटा दिया था दिल्ली में से। तो ये जो कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बताई गई थी लोगों को, जनता को, ये ठीक है अभिषेक जी जरा अच्छा मैं आऊंगी आपके पास। एक कमेंट अभिषेक जी से ले लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए शिखा जी, अभिषेक जी, शरद जी ने गिनवा दिए, क्या कुछ बदला है यूपी में? मैं वही चीज तो बता रहा हूं। मैं नहीं, मुझे जवाब देने का मौका तो दीजिए। सबसे पहले अभी इन्होंने बात कही कि अर्थव्यवस्था की। मैंने अभी आपको एक आज की ताजा उदाहरण में मैंने आपको दिखा दिया कि सरकार के पास बजट ही नहीं है, तो कैसे वो सरकार चलाएगी। नाम जाने कोई है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने के हिसाब से लोकल बॉडी पे चलेगा, मेयर क्या चलाएगा, सत्ता ये तो आने वाले वक्त ही बताए। अभी इन्होंने बात कही, आपको याद दिला दूं कि आप उत्तर प्रदेश की कोई भी सिटी उठा करके देख लीजिए, कूड़ा प्रबंधन जो है बिल्कुल 0 के बराबर है, और कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति ही कोई नहीं मिल रहा। घरों से कूड़ा उठाने का बाकायदा इन लोगों ने कई जगह पे टेंडर दिए, लेकिन उसको पैसे का भुगतान ही नहीं किया। तो जब पैसे का भुगतान नहीं होगा, कोई प्राइवेट कंपनियां क्यों जा करके घरों से कूड़ा उठवाएगी? दूसरी बात, अभी इन्होंने स्वास्थ्य सेवा पे बात की, तो मैं इनको याद दिला दूं, हमारे शरद जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस सेवा चलाई थी लोगों को सहूलियत देने के लिए। उस एम्बुलेंस सेवा का उपयोग इन्होंने क्या किया कि कागजों पर तो चलवाया, और जो पेट्रोल का पैसा था वो अपनी जेब में रख लिया। दूसरी बात, आपको सीएससी पीएससी सेंटर्स वगैरह की अगर आप देख लेंगे तो आप सभी चैनलों ने, लोकल बॉडी से लेकर के नेशनल तक में सभी ने चलाया इस बात को कि जो स्वास्थ्य सेवा थी वहां पे कई मरीज ऐसे थे जिनके पैर से खून टपक रहा था, वहां पे कुत्ते चाट रहे थे। ये स्वास्थ्य सेवा का हाल है। तीसरी बात, अभी इन्होंने सड़कों की बात भी मैं याद दिला दूं। सड़कों के ये आज का है, ये आज का ही आर्टिकल है, ये दूसरा आर्टिकल में दिखा रहा हूं, जहां पे करोड़ों रुपए खर्च हो गए, उसके बावजूद वहां पे काम घटिया निर्माण हो रहा है। सरकार इसका संज्ञान नहीं लेने वाली है, क्योंकि सिर्फ इसमें बंदर बाट चल रही है। इन्हीं के अपने विधायकों ने बाकायदा रोड के निर्माण का जो रोड की निर्माण की क्वालिटी थी वो भी उजागर किया। ये इनके अपने सरकार के लोगों ने और हमारे विधायकों ने भी इस बात को उजागर किया। आपको तीसरी चीज हम लेकर के आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो इन्होंने बहुत सारी मोनोपोली करके बैठे हुए ट्रैफिक प्रॉब्लम्स पे, ट्रैफिक लाइट्स पे या ट्रैफिक लाइट्स लगा देना ही सिस्टम नहीं होता, उसको संचालित करना किस हिसाब से अगर हमको चलाना है उसके ऊपर भी व्यवस्था। आप किसी भी सिटी में निकल जाइए, इस पे कोई किसी का ध्यान नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। इनका क्योंकि 24 घंटे ये चुनावी मोड में रहते हैं, तो अपनी जेबें कैसे भरनी है सिर्फ इनको समझ में आता है। सैयद जवाद साहब, और नहीं, एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, ये लोग जनता अभिषेक, जब इन्होंने प्रधानमंत्री जी को ठग लिया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करवा करके, और पहली बारिश के बाद आपने देखा पहली बारिश में ही बह गए। तो जब प्रधानमंत्री जी को ठग सकते हैं ये अपनी पार्टी के ही जो वरिष्ठ नेता है, गद्दावर नेता है देश के प्रधानमंत्री, उनको ठग लिया, तो जनता जनार्दन की क्या बात? ठीक है अभिषेक जी, सैयद जवाद। हाँ अभिषेक जी, आपके लिए भी 2-4 चीजें जो है वो सीखने वाली है। देखिए, आपका संगठन जो है वो है नो डाउट, और जमीन के ऊपर भी है, लेकिन आपके यहाँ संगठन के अंदर भी बहुत सी कमी है। मैं अभी आपको एक शहर, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ, शाहजहांपुर, उसके अंदर आपका जो मेयर प्रत्याशी था, खासतौर से समाजवादी पार्टी का, जिसको बनाया तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया रातों रात। और संगठन के तौर पर जहां पर आपका संगठन मजबूत होना चाहिए था, और संगठन है भी,
वहां पर भी आपका संगठन उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से काम करना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी तो मजबूत ही होगी। अगर आपका संगठन ही काम नहीं कर रहा है या काम करने नहीं दे रहा है, अगर गुटबाजियां आपके संगठन में, तो ऊपर जाकर के माननीय अखिलेश यादव जी को, माननीय नरेंद्र उत्तम पटेल जी को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और इसको जो है देखना चाहिए कहाँ पे सैयद जी क्या चीजें हैं। बड़े मैं बड़ी माफी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ से मेयर का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन ये भी तो सच है ना, आपके संगठन में कमी है कि आपका प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी उठा रही है, ले जा रही है, तो ये भी तो सच है ना अभिषेक जी। दूसरी बात रह जाती है कि हर संगठन में हर जगह पे कुछ कमी होती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को देखा, क्योंकि हम वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जो दिलों में आग, आंखों में ताव रखते हैं और जन जन के मुद्दों की बात रखते हैं। तो लेकिन अभिषेक जी, ये जो तमाम माफिया आपके राज्य में घूमते रहे, उनके लिए आग नजर क्यों नहीं आई? आपकी पार्टी पे तो उनके संरक्षण का आरोप लगता रहा है, ये आग उस समय क्यों नहीं दिखी? हेलो अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है। राजेश शर्मा, जिस बात का जिक्र अभिषेक जी कर रहे थे, कह रहे थे कि जन जन के लिए आग है सपा के अंदर, अखिलेश यादव के अंदर। ये आग जो तमाम माफिया यूपी में बैठे हैं उनके लिए 17-18 साल में क्यों नहीं नजर आया? 60 साल का हम जिक्र कर रहे हैं। ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, लोग कम से कम खुश तो है। एक के बाद एक तमाम वायरल वीडियोस आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, अभी डेवलपमेंट की बात हो रही थी। मैं यहीं पे पिछले 7 साल के पहले आया करता था, तब मुझे पता है कि स्टूडियोज़ के बाहर बड़े बड़े जनरेटर चला करते थे, कुछ घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी आती थी। अब वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जाना लोग भूल गए हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पे काम होता है। अगर आप इस एरिया में जाएँ तो कहीं ना कहीं किसानों को उनका पूरा शुगर केन का बकाया मिल जाता है। हेल्थ के सेक्टर में हमने वैक्सीनेशन देख लिया, कोरोना काल को देख लिया हमने। एजुकेशन के सेक्टर में जो बढ़ोतरी है वो देखिए, रोड सुधार गए हैं, घर घर में जल नल से पहुंच रहा है। और कोई टाइम पे जो तमंचा लेकर के युवा घूमते थे वो आज लैपटॉप लेकर के घूमते हैं। तो ये जो एक तरीका था कि मैं आपको बताऊं, पूरी तरह से खौफ का माहौल वहां के आतंकियों में है। उसीलिए वहां पे योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी आती है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो आदमी जो एक अपना घर परिवार माता पिता को छोड़ करके देश और समाज के लिए लगा हुआ है और निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है, ऐसे आदमी को ये गुंडे कुछ नहीं कर पाएंगे। दिल में बसते हैं, यूपी के हर आदमी के दिल में बसते हैं। मैं यही बात करके कह सकता हूं कि उन्होंने आज गर्मी शांत कर दी है। जितने भी माफिया थे, जितने भी गुंडे थे, जिनको समाजवादी पार्टी का संरक्षण मिला। जवाद साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? अब आप बताओ, मैं आपको बताऊं, लगता है आपको भी जो है वो इस्लामोफोबिया का जो है वो कुछ ना कुछ हो चुका है, तो उसके लिए आप अपने आप को किसी अच्छे डॉक्टर से भी कंसल्ट करें। भारतीय जनता पार्टी में क्या माफिया नहीं है? और वही धाराओं के अंदर मुकदमे हैं। सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक साहब और भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं धाराओं में मुकदमे जिसमें अतीक के ऊपर जो चार्जेस लगे, वही धाराओं के अंदर मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं के ऊपर है। कब जाता है बुलडोजर और कब हो रही कानूनी कार्रवाई। और अगर खास तौर से विधायकों के ऊपर कार्रवाई कर दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो आधा सदन ही खाली हो जाएगा। सरकार के लिए हो सकता बहुमत ना बचे अगर सही और ईमानदारी से कार्रवाई करते संवैधानिक तौर पर, लेकिन नहीं होगी। बार बार कह रहा हूँ, नहीं होगी। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर भारतीय अतीक के मरने का डर है, दर्द है। दर्द नहीं है साहब, मुझे संविधान के मरने का दर्द है। जो संविधान को आप कुचल रहे हैं, जो संविधान की माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ देते हैं, मुझे उसको जो है कुचलने का डर है, जो मेरे दिल में दर्द है। पहली बार ऐसा हुआ, आपको राष्ट्रीय मुद्दे तो बताता हूँ, पहली बार ऐसा हुआ कि अडानी के मुद्दे के ऊपर पहली बार किसी सरकार ने, चलिए ठीक है, रोजगार देते हैं तो ये बिजनेसमैन देते हैं। आज आपको बताऊं, अगर रोजगार मिलेगा तो ये बिजनेसमैन देंगे और उनको गाड़ियां दे करके कुछ नहीं मिलना। अगर वहां पे अगर निवेश आ रहा है तो ये बिजनेसमैन ही देंगे। आपको जानते हैं सतपाल मलिक साहब को जानते हैं? सतपाल मलिक साहब कोई सवाल उठा रहे हैं, उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं लोग आकर के? क्यों सवालों से भाग रहे हैं आकर के? क्या ऐसी मजबूरी आ गई है? आप ही के थे ना वो सतपाल मलिक साहब, राज्यपाल थे। चुनाव में देश की प्रदेश की जनता जवाब देगी। तो इधर उधर की नाबाद सर ये बता के काफिला क्यों लूटा? मुझे प्रदेश की जनता बूथों
और जवाब देगी। प्रदेश की जनता पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। चलिए उसी और उनके इसी साथ चुनाव को खड़ी है। लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। जवाद साहब मेरे पास माफ कीजिएगा, अब समय कम है, लेकिन जाते जाते अमित मिश्रा आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लेते हुए क्या लग रहा है, क्या एक तरफा कार्रवाई जिसे लोग बार बार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को, ये जो एक ऐसा नब्ज है शिखा, जो जहां यूपी और वैसे तमाम राज्यों की जनता बड़ी उम्मीद के साथ सरकार को देखती है, प्रशासन को देखती है कि आखिर माफिया गुंडा राज कैसे खत्म हो और सड़कों पर शांति कैसे बहाल हो। ये पहला नजरिया होता है उनका, उसके बाद डेवलपमेंट पर वो आते हैं। तो पहले नजरिए पर जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, और उसी को का जो पिच है, उस पिच पर पूरी तरह बैटिंग करते हुए योगी आदित्यनाथ कल नजर आए। उन्होंने अपने भाषण में तमाम उन चीजों को गिनाया जो एक तरीके से वादे किए गए थे, और उन वादों में सबसे जो खास रहा, जो जिस पर उनका फोकस रहा, वो कानून व्यवस्था था, माफिया राज था, और आतंकी और अपराधी पर किस तरह नकेल करना था। चलिए, वैसे अब चुनाव को लेकर के पिक्चर पूरी तरीके से बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।